गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं सोनू, आप देख रहे हैं मस्ती एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कल तक हमने क्या देखा था? आज जो है कि आप लोग जो है कि अच्छे तरीके से होली मना लिए होंगे। चलिए, आज आपका इस क्लास स्टार्ट होता है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, श्वसन तंत्र का आपका सेकंड क्लास है। और आज आपका श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हो जाएगा। क्या होगा? खत्म हो जाएगा। आप लोग जो है कि अच्छे तरीके से होली मना चुके हैं हम लोग, और जो है कि अब हम चलेंगे अच्छे तरीके से। आप मन लगा करके पढ़ाई करेंगे। क्या करेंगे? एकदम मन लगा कर पढ़ाई करेंगे, एकदम जोश से, नए जोश के साथ, एकदम अच्छे से आप पढ़ाई करना है। क्या है? अच्छे से पढ़ाई करना है। देखिए, एक बात आप याद रखेंगे। एक बात क्या याद रखना है कि जिंदगी में अगर कुछ बनना है ना, तो मिसाल बनो। क्या बनो? मिसाल। कि लोग तुम्हारा मिसाल क्या है, अपने घरों में दे कि वो वैसा कर सकता है वैसा तुम नहीं कर सकता है। यानी कि वो जो जैसा कर सकता है वैसा तुम नहीं कर सकते हो, ऐसा मिसाल बनना है। हाँ, अगर लड़ाई अपनों से हो, क्या है, अगर लड़ाई अपनों से हो तो हार जाने में ही भलाई है। लेकिन अगर लड़ाई अपने आप से हो, क्या हो, अपने आप से हो, तो इसमें हर हाल में जीतना जरूरी है। तो अभी आपको जो है ना कि अपनों से नहीं, अपने आप से लड़ाई लड़नी है। अगर जो अपने आप से लड़ाई लड़ लिया, वो समझिए कि सफलता का दहलीज पर उसने पहला कदम रख दिया। तो चलिए, आज हम देखते हैं किसके बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका खत्म हो चुका है। देखिए, आपका हम के सिस्टम कितने पढ़ चुके हैं। आपका उसका सर्कुलेटरी सिस्टम बाकी है, डाइजेस्टिव सिस्टम आप पढ़ चुके हैं, मस्कुलर सिस्टम आप पढ़ चुके हैं। अभी आपका जो है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेकंड क्लास है। आप रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे। देखिए, अभी तक तो आपने देखा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें, लेकिन ये नहीं देखे हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का टाइप एक होता है कि इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, और क्या होता है, कई कैटेगरी का होता है। मैं उसको बताता हूं कैसे कैसे, आप ध्यान से देखेंगे। देखिए, मैं पहले जो है कि पिछले क्लास का मैं उसका रिवीजन कर देता हूं, जो है कि एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम है। देखिए, हम बता चुके हैं, लेकिन आपको अभी तक हमने ये नहीं बताया है कि एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सा आता है और इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम। और हाँ, कोरोना वायरस, जब किसी को कोरोना होता है तो उसमें जो होता है ना कि उस व्यक्ति का एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज होता है या इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके बारे में भी देखेंगे। तो देखिए, बने रहेंगे। सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लास कितना है? 2। हम लोग क्लास 2 देख रहे हैं किसका? रेस्पिरेटरी सिस्टम का। और आज आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम समाप्त हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले आपने देखा था रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हम कहते हैं हिंदी में श्वसन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र। हमने बताया था कि आप बताइए कि हम नाक से सांस लेते हैं या मुंह से सांस लेते हैं। तो देखिए, हमारा सांस लेता है फेफड़ा, लेकिन नाक और मुंह जो होता है ना, यह एक जरिया है। यह क्या है? जरिया है, सांस लेने का जरिया, लेकिन सांस कौन लेता है? फेफड़ा। सबसे पहले समझिए, हमने देखा था कि श्वसन मार्ग देखे थे और एक श्वसन अंग देखे थे। श्वसन अंग देखे थे, श्वसन मार्ग देखे थे। तो अभी हम आपका श्वसन देखते हैं मार्ग। देखिए, श्वसन मार्ग में हम सबसे पहले बताया था कि नासा छिद्र। क्या था? नासा छिद्र, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉस्ट्रिल। देखिए, नासा छिद्र, उसके बाद कहां पहुंचता है? नासा कपाट। नासा कपाट, नासा छिद्र, नासा कपाट बोलते चलिएगा। इसके बाद नासा छिद्र, नासा कपाट, आप देखते भी चलेंगे। नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स। यहां पे क्या आता है? फेरिंग्स। तो बोलिएगा फेरिंग्स। उसके बाद क्या था? फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स। दो का ग्रुप हम बता चुके हैं, ऐसे याद रखेंगे, फेरिंग्स, लैरिंग्स। और लैरिंग्स के बाद आपको क्या याद रखना था? फेरिंग्स, लैरिंग्स। उसके बाद आता है ट्रैकिया। क्या आता है? ट्रैकिया। ट्रैकिया, अब बताइए, ट्रैकिया। और ट्रैकिया के बाद आता है ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंकियोलेस। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंकियोलेस। क्या है? ब्रोंकियोलेस। तो देखिएगा, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस, उसके बाद था एल्वियोली। एल्वियोली था कि नहीं? तो देखिए, आपने देखा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र में हम सांस लेते हैं तो सबसे पहले जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जो है कि नाइट्रोजन, क्या है? नाइट्रोजन, ये सारी जो गैसें होती है सबसे पहले पहुंचती है नासा छिद्र में। नासा छिद्र के बाद नासा कपाट में, नासा कपाट के बाद फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, और लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस, उसके बाद एल्वियोली में पहुंच जाता है। तो देखिए, यहां तक आपने जो देखा ना, अगर एल्वियोली तक हमारा ऑक्सीजन पहुंच चुका है, एल्वियोली तक ऑक्सीजन पहुंच चुका है, तो इसी को हम कहते हैं एक्सटर्नल। यही आपका हो गया एक्सटर्नल,
एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या हो गया? यही आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आप कहेंगे कि इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सा था? तो देखिए इसके बाद हम बताए थे कि एल्वियोली। एल्वियोली के बाद क्या होता है कि हमारा फेफड़े के अंदर जो एल्वियोली होता है, हम बता चुके हैं फिगर से आपको कि फिगर ज्यादा ध्यान में रहता है। तो देखिए कि एल्वियोली, ये जो गुच्छे के समान था एल्वियोली, इसमें जो है कि ऑक्सीजन पहुंच जाता है। इसके बाद यहां से ब्लड क्या करता है? ब्लड में आरबीसी, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है जिसको मैं एचबी लिखते हैं, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाता है तो ये HbO2 बनता है। क्या बनता है? HbO2। तो बताइए कि ये हीमोग्लोबिन किससे जुड़ गया? ऑक्सीजन से जुड़ गया, और ऑक्सीजन से जुड़ करके और ये लेकर के चला जाता है। ब्लड तो हमारे शरीर में हर जगह है, तो ये हर जगह हमारे हर पार्ट, हर हिस्से में जो है कि जगह जगह पहुंचा देता है, हर कोशिकाओं तक पहुंचाता है, और वहां से सबको ऑक्सीजन दे देता है, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड ये वापस ले आता है। तो देखिए इसने क्या किया, इसने क्या किया कि ऑक्सीजन को ले लिया। ये क्या किया? ऑक्सीजन को ले लिया। इसीलिए हम इसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। आप याद रखेंगे कि देखिए ये जो हमारा हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या किया कि ऑक्सीजन को ले लिया। तो जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेता है, इसलिए इसको कहते हैं ऑक्सी। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, और हीमोग्लोबिन का मतलब हीमोग्लोबिन तो है ही है, यानी कि ऑक्सीजन यदि हीमोग्लोबिन के साथ आता है तो उसी को हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी कि ये जो हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर का जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर का जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन क्या करता है कि जगह जगह हमारे शरीर के हर हिस्से में जो है कि कोशिकाओं को दे देता है। क्या देता है? ऑक्सीजन, और वहां से वापस क्या ले लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो देखिए ये बना लिया क्या? देखिए जब ये ऑक्सीजन को लिया था तो ये HgO2 बना था, इसलिए हमने इसको कहा था ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन जब ये ऑक्सीजन को दे करके और जब वापस ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है तो इसको कहते हैं कार्बोक्सी। देखिए कार क्यों लग गया? क्योंकि इसने कार्बन को ले आया है। क्या लाया है? देखिए ऑक्सीजन, ये तो O2 इसमें भी है, O2 इसमें भी है, तो O2 रहेगा तो ऑक्सी लगेगा कि नहीं लगेगा? तो लगेगा। और शुरू में क्या लगेगा? कार्बन शुरू में, यानी कि ऑक्सीजन से पहले इसने क्या लाया है? कार्बन को लाया है, इसलिए हम इसको कहते हैं कार्बोक्सी। क्या कहते हैं? कार्बोक्सी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये देखिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए कि ऑक्सीजन को जो है कि हीमोग्लोबिन जब लेकर जाता है तो उसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, लेकिन जब वो वापस कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है तो वो क्या कहलाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहलाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो आप बताइए कि अगर आपसे पूछा जाएगा, अगर मान लीजिए कि इस हिस्से में से कोई अगर आपको उठा के पूछ देगी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई जो है ना कि ये एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम है या इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम है? देखिए जो है कि सेलुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आता है तो वो भी जो होता है ना इंटरनल ही होता है, आपको हम आगे बताएंगे। तो ये जो आप देखते हैं, जैसे आपसे उठा लेगा यहां से कि फेरिंग्स, क्या है फेरिंग्स, और कहेगा कि फेरिंग्स जो है ना ये एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम है या इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम है। सवाल आपसे ये भी पूछेगा कि एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है, ये क्या करता है। इसका अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये ऊर्जा बनाता है? नहीं। क्या ये श्वसन करता है, सांस लेता है? तो आप कहेंगे कि हाँ, एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है कि ये सांस लेता है, ये क्या करता है? श्वसन करता है। लेकिन इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम वो ऊर्जा बनाता है, एनर्जी। क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है, एनर्जी। आगे हम बताते हैं। तो देखिए अगर आपसे कोई इस पार्ट में से, ये जो आप देख रहे हैं कैटेगरी, नासा छिद्र, नासा का पार्ट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस, एल्वियोली, अगर इन सभी में से अगर आपको कोई उठा करके अगर आपसे पूछे कि बताइए कि नासा का पार्ट एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम है या इंटरनल, तो आप कहेंगे कि एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब मैं इसको बांट करके आपको जो कि दोनों का कैटेगरी अलग अलग बताता हूं कि एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। आप देखिए कि नासा छिद्र में सबसे पहले ऑक्सीजन आता है, उसके बाद नासा कपाट में पहुंचता है। देखिए नासा छिद्र, ये जो आप दो होल देख रहे हैं, उसके बाद नाक का सबसे लास्ट वाला जो भाग होता है उसी को हम नासा कपाट कहते हैं। नासा कपाट में एक म्यूकस होता है। क्या होता है? म्यूकस होता है। उसी म्यूकस के माध्यम से यदि हम किसी चीज को सूंघते हैं ना, किसी चीज को हम सूंघते हैं तो वो किससे पता चलता है? नासा कपाट से। नासा कपाट के माध्यम से उसमें एक म्यूकस होता है और उसी से हम बताते हैं कि इसका स्वाद कैसा। हम बताते हैं जैसे सूंघ लिए, खट्टा है, मीठा है, हम सूंघ करके बता देते हैं। देखिए हम लोग में जो होता है ना, स्तनधारियों में अगर मानव की तुलना में स्तनधारियों में और जानवरों में देखेंगे, जानवर स्तनधारी है कि नहीं है? है, बिल्कुल है स्तनधारी। अगर मानव की तुलना में अगर आप जानवरों में देखेंगे ना तो उसमें सूंघने की क्षमता ज्यादा होती है। तो आप कहिएगा कि उसमें सूंघने की क्षमता ज्यादा है, यानी कि उसमें कुछ ज्यादा होगा। तो देखिए ये जो नासा कपाट है ना, इसमें जो होता है कि ये हम लोग का जो नासा छिद्र जो
जाकर के जुड़ता है। हम लोग का होल जो होता है ना ये छोटा होता है, लेकिन जो स्तनधारी और जो जानवर लोग और सब जो स्तनधारी होता है उसमें ये बड़ा होता है, जिसके माध्यम से वो जो है कि आसानी से बहुत जल्दी ही सुन करके बता देता है। लेकिन हम लोग को क्या होता है, कुछ समय लगता है। क्या लगता है? कुछ समय लगता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि नासा कपाट के अंदर के एक म्यूकस होता है, और उसी म्यूकस जो होता है कि उससे हम सूंघते हैं और सूंघ करके बताते हैं कि ये कैसा है। अब देखिए फेरिंग्स हमने बताया था कि आपका जो टॉन्सिल होता है, आप मुंह को जब खोलेंगे पूरा तो देखिए ये जो आपका टॉन्सिल दिख रहा है, तो टॉन्सिल का हमने बताया था कि टॉन्सिल का एक काम है कि यदि आप खाना को तेजी खा रहे हैं, यदि आप स्पीड में ले जा रहे हैं, तो वो टॉन्सिल क्या करता है, खाना को क्या करता है, स्लो मोशन करता है। क्या करता है? स्लो मोशन कर देता है। उसके बाद देखिए लैरिंग्स का काम क्या है? लैरिंग्स का काम आपने देखा था कि लैरिंग्स जो होता है कि ये हमारा आवाज को बदल देता है। जैसे देखिए मैं गर्दन पे मार रहा हूं, यहां पर आप देखेंगे एक हड्डी होता है, यह है लैरिंग्स। देखिए मैं मारता हूं तो ये आवाज मेरा बदल रहा है कि नहीं, तो यही है लैरिंग्स। यही क्या है? लैरिंग्स है। तो लैरिंग्स फेरिंग्स के बाद जो है कि ऑक्सीजन कहां पहुंचता है? लैरिंग्स में। और लैरिंग्स के बाद आपका पहुंचता है ट्रैकिया में। कहां पहुंचता है? ट्रैकिया में। यानी कि कीट भक्षी जो होते हैं ना, कीड़े मकोड़े तिलचट्टा कॉकरोच ये सब जो सांस लेते हैं वो ट्रैकिया से लेते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि जो कीट होता है जैसे कीड़ा मकोड़ा, उसका यदि आप गर्दन काट देंगे ना तो वो फिर भी जिंदा रहता है। कॉकरोच का गर्दन काट दीजिएगा ना, वो 13 दिन तक, कितना दिन तक? 13 दिन तक वो जिंदा रह सकता है बिना खाए पिए। अब देखिए उसके बाद आता है ब्रोंकाई। उसके बाद क्या आता है? ब्रोंकाई। और उसके बाद आता है ब्रोंकियोलिस। और ब्रोंकियोलिस के बाद हमारा ऑक्सीजन कहां चला जाता है? एल्वियोली में। तो आप कहेंगे कि क्या इसमें नाइट्रोजन भी जाता है? नहीं, फेफड़ा जो है ना ये नाइट्रोजन को नहीं लेता है। और किसको नहीं लेता है? नाइट्रोजन को नहीं और कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं, केवल और केवल किसको लेता है? ऑक्सीजन को लेता है, एल्वियोली तक पहुंचता है। कोरोना वायरस में क्या होता है कि जब किसी को कोविड-19 में जब किसी को कोरोना वायरस होता है तो उसमें ये जो एल्वियोली देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं एल्वियोली, ये देख रहे हैं बंच गुच्छा का सामान है, तो इसी एल्वियोली के अंदर जो होता है ना कि क्या भर जाता है? कोरोना वायरस भर जाता है। आप बताइए यदि आपके फेफड़े के अंदर एल्वियोली में, फेफड़े के अंदर आप कहेंगे कि ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस, एल्वियोली के अंदर यदि आपका उस जो है कि ये जो आप गुच्छा देख रहे हैं इसमें यदि कोरोना वायरस भर जाता है, आप सांस लेते रहेंगे, सांस लेंगे, अंदर जाएगा ही नहीं, यहां तक ट्रैकिया तक जाएगा। ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई एक्सेप्ट नहीं करेगा, ब्रोंकियोलिस कहेगा कि हम कहां ले जाएं, उसके बाद एल्वियोली कहेगा कि हमारे पास जगह ही नहीं है। तो जिसके वजह से लोग क्या होता है कि सांस लेते अब वो ले ही नहीं पाता है, इसीलिए वो मर जाता है। क्या होता है? डेथ कर जाता है। चलिए हम समझते हैं, इसको मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं, आगे हम समझते हैं। चलिए ये तो आपका नोट डाउन किया हुआ है। चलिए ध्यान से देखेंगे। देखिए कहीं कहीं आप देखेंगे ना तो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का दिखाएगा 3 टाइप। क्या है? एक होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम, और दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखिए आपने देखा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम ये रहा एक, और एक ये रहा, ये है एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए सेकंड आपका है इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम। ध्यान से देखेंगे। देखिए सबसे पहले आपने देखा एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम और इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम, आगे जाकर के इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बढ़ जाता है। आप देखेंगे कि एल्वियोली के बाद जो आपका स्टार्ट होता है ब्लड, क्या होता है? ब्लड। और ब्लड के बाद जो होता है ना कि ऑक्सीजन कहां चला जाता है? ब्लड के बाद कहां चला जाता है? आप बताइए। सेल में चला जाता है, और सेल के बाद चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे हम बताएंगे। तो देखिए कि ब्लड के बाद सेल में, ब्लड तो है, तो ब्लड एक अलग चैप्टर ही है, इसीलिए हम उसमें जो है कि आपको बताएंगे ब्लड के बारे में, कि ब्लड ग्रुप भी बताएंगे आपको, ब्लड ग्रुप ये भी बताएंगे कि किस ब्लड ग्रुप वाले को मच्छर ज्यादा काटता है और आखिर मच्छर काटता क्यों है ये भी बताएंगे। तो देखिए ये जो आपने देखा कि सेल में पहुंचता है और सेल के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पहुंचता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपने देखा एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम का मैं पूरा कैटेगरी लिख देता हूं। पहला है नासा छिद्र, दूसरा नासा कपाट, तीसरा फेरिंग्स, चौथा लैरिंग्स, पांचवा है आपका ट्रैकिया, छठा है ब्रोंकाई,
सातवां है ब्रोंक्योलेस, क्या है, ब्रोंक्योलेस। आठवां है एल्वियोली। उसके बाद भी आप कह सकते हैं कि ब्लड आता है, और ब्लड के बाद सेल, सेल के बाद क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया आता है। चलिए ये जो आपने देखा, उसके बाद देखिए कि इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहां तक तो आपने देख लिया, यहां तक आपने देख लिया है कि एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सा आता है, ये आपने देख लिया। अब हम देखेंगे इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या देखेंगे, इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका कितनी कैटेगरी, दो कैटेगरी। एक होता है अनऑक्सी श्वसन, एक होता है ऑक्सी श्वसन। इसका मतलब समझिए, अनऑक्सी और ऑक्सी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एनारोबिक और एरोबिक। क्या कहते हैं, एनारोबिक। देखिए आप ध्यान से देखेंगे, देखिए इसके कितने कैटेगरी, दो कैटेगरी। इसके कितने कैटेगरी, दो कैटेगरी। एक देखिए, एक आपका होता है एनारोबिक, एनारोबिक इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम। इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, एक आपने देखा कि एनारोबिक इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम, और दूसरा होता है एरोबिक इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो आपने देखा, पहला है एनारोबिक इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको हिंदी में कहते हैं अनॉक्सी श्वसन, और इसको कहते हैं ऑक्सी श्वसन। देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ऑक्सी श्वसन। देखिए ध्यान से देखेंगे कि ये जो आपने देखा एनारोबिक, यानी कि एनारोबिक इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें क्या होता है, एनारोबिक, यानी कि देखिए आप बताइए, एनारोबिक आप बताइएगा कि एयर का मतलब क्या होता है। देखिए यहां पर आपको नाम से ये स्पष्ट हो रहा है, AIR, एयर का मतलब हवा, और एना का मतलब नहीं, एना का मतलब नहीं, यानी एनारोबिक, यानी कि इसमें ऑक्सीजन जो होगा ना, इसमें जो हवा होगा, हवा का इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, देखिए एरोबिक, यानी कि इसमें जो है कि ऑक्सीजन का श्वसन होगा। आप देखिए हिंदी वाला से स्पष्ट होइए, अनऑक्सी। देखिए अनऑक्सी मतलब अन मतलब नहीं, और ऑक्सी का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, और श्वसन का मतलब श्वसन, आप समझ ही सकते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन का श्वसन नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का श्वसन होगा, ऑक्सी श्वसन, यानी कि ऑक्सीजन का श्वसन होगा, और इसमें अनऑक्सी श्वसन, ऑक्सीजन का श्वसन नहीं होगा। तो देखिए ये जो आपने देखा इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसकी दो कैटेगरी, एक होता है एनारोबिक इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा होता है एरोबिक इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको हिंदी में कहते हैं अनऑक्सी श्वसन, और इसको हिंदी में कहते हैं ऑक्सी श्वसन। क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन। आई होप आप समझ रहे हैं। इसके बाद आपका एक आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस क्या होता है, देखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, मैं शॉर्ट में TG लिखता हूं। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, इसमें क्या होता है ना कि गैस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। देखिए एक इधर गया और दूसरा इधर आया, ये इस सिंबल से आप समझिएगा। इसका मतलब होता है कि इसका इधर जाना और इसका इधर आना। तो देखिए ये है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का ले जाना, और यहाँ है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को ले आना। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कहते हैं। तो इसका काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन। देखिए हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाता है हमारे हर पार्ट में एल्वियोली से, और हर पार्ट से एल्वियोली में लाकर के वापस दे देता है। क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए इसी को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। यही हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का काम करता है। आई होप आप समझे होंगे। चलिए इसको समझते हैं, चलिए इसको मिटा दूं। चलिए देखिए अभी आपको यह भी जाना है टीडल वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, टोटल वॉल्यूम कैपेसिटी क्या होता है, इसके बारे में भी समझेंगे। चलिए इसको मिटा दूं, इसको मिटा करके अच्छे से इसको समझते हैं। चलिए अब हम देखेंगे इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो दो टाइप है उसको देखते हैं। चलिए चलिए ध्यान से देखेंगे इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम।
चलिए ध्यान से देखेंगे क्या है इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके कितनी कैटेगरी? दो। कितने कैटेगरी? दो। ध्यान से देखेंगे, एक होता है अनॉक्सी श्वसन एनारोबिक रेस्पिरेटरी सिस्टम ARS। दूसरा होता है ऑक्सी श्वसन। इसमें होता है क्या होता है? ऑक्सी श्वसन एरोबिक रेस्पिरेटरी सिस्टम ARS। क्या है? एनाएरोबिक। इसमें AN कर देते हैं ANRS एनाएरोबिक, और ये हो गया एरोबिक। ये क्या हो गया? एरोबिक। तो देखिए ये जो आपने देखा नंबर 1 अनऑक्सी श्वसन, इसमें क्या हो गया? ऑक्सी श्वसन। इसमें जो होता है ऑक्सीजन का श्वसन नहीं होता है, और इसमें जो है कि ऑक्सीजन का श्वसन होता है। तो ये जो आपने देखा कि इसमें यानी अनऑक्सी श्वसन एनारोबिक रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है कि इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का श्वसन नहीं होता है, और इसमें ऑक्सीजन का श्वसन होता है। आई होप समझ रहे होंगे। देखिए ये जो होता है, सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम आखिर होता कहां है, तो देखिए आप ये नहीं कह दीजिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए इसकी दो कैटेगरी बढ़ चुकी है। ये जो आपने देखा कि अनऑक्सी जो होता है ना, ये कहां होता है? ये कोशिका द्रव में होता है। जबकि ये जो आपने देखा ऑक्सी ये कहां होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले देखिएगा यहां पर नंबर 1 में देखिएगा, ये कहां होता है? कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में होता है। और ये जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए ये जो आपने देखा कि अनऑक्सी श्वसन किसमें होता है? कोशिका द्रव में होता है, और ऑक्सी श्वसन किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देखिए इसी तरीके से आप अंतर भी समझ सकते हैं कि इसमें जो होता है यानी कि अनऑक्सी श्वसन किसमें होता है? अनऑक्सी श्वसन कोशिका द्रव में। इसी को हम क्या कहते हैं कि सेल फ्लूइड, इसी को आप सेल फ्लूइड कह सकते हैं। और ऑक्सी श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए ये जो आप देख रहे हैं कि यह एक सेल है, यह क्या है? आपका सेल है। इस सेल के अंदर आता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, इसी के अंदर सारा पार्ट होता है, सेंट्रोसोम होता है। तो देखिए ये जो आपने देखा कि यह एक सेल है, और इस सेल में यह क्या है? सेल है। आप समझिएगा यह आपका क्या है? सेल है। और इसके अंदर ये जो क्या भरा हुआ है? लिक्विड है। कौन सा लिक्विड है? कोशिका द्रव है। तो देखिए कि सेल के अंदर जो द्रव होता है उसी को सेल फ्लूइड कहते हैं। चलिए देखिए यह क्या है? कोशिका द्रव है। आई होप आप समझ रहे हैं। देखिए तो जब हम खाना खाते हैं, क्या खाते हैं? खाना। तो जब हम खाना खाते हैं ना, तो इसी कोशिका द्रव के अंदर खाना खाते हैं, तो आपने देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले कहां आता है? मुख गुहा के बाद ग्रास नली के बाद अमाशय के बाद छोटी आंत के बाद बड़ी आंत के बाद कहां चला जाता है? बड़े आंत के बाद कहां चला जाता है? आप बताइए। मलाशय तथा गुदा में। यानी कि जब भोजन वहां तक पहुंचता है तो आखिर कैसे कैसे पहुंचता है? आप बताइए कि कोशिका में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? एनर्जी मिलेगी कैसे? तो जब हम भोजन करते हैं तो उसमें ग्लूकोज रहता है। क्या रहता है? पहले से ग्लूकोज। तो ये जो आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज, तो इस ग्लूकोज को तोड़ेगा कि नहीं? इस ग्लूकोज को तोड़ेंगे तभी तो हमको एनर्जी मिलेगा। तो ये जो हम भोजन किए तो उस भोजन में क्या रहता है? पहले से ग्लूकोज रहता है। उस भोजन में क्या रहता है? पहले से ग्लूकोज रहता है। लेकिन ये जो ग्लूकोज होता है ना, ये हमको एनर्जी नहीं देता है। ये काफी लो जो है कि एनर्जी का होता है ग्लूकोज। तो इसको क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर यानी कोशिका द्रव के अंदर क्या होता है कि 4 ATP का निर्माण होता है। इसको तोड़ने के लिए, इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए 4 ATP का निर्माण होता है। आप कहेंगे कि एटीपी क्या होता है? देखिए एटीपी का मतलब होता है एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? हम बता चुके हैं कि एटीपी का मतलब होता है एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये क्या करता है ना कि इस ग्लूकोज को तोड़ता है। इस ग्लूकोज को क्या करता है? तोड़ता है। तो आप बताइए कि किसी भी चीज को तोड़ना बायोलॉजिकल भाषा में अगर बोला जाएगा, बायोलॉजी के भाषा में किसी चीज को तोड़ना, ऐसे तो हम किसी चीज को तोड़ते हैं तो उसको तोड़ना ही कहलाते हैं, टूटना कहते हैं। लेकिन आप बताइए कि बायोलॉजी के भाषा में उसको क्या कहते हैं? उसी को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। तो किसी चीज को हम तोड़े हैं तो उसको हम ग्लाइकोलाइसिस किए हैं। क्या किए हैं? ग्लाइकोलाइसिस। आप बताइए कि जब ये 4 एटीपी हमारी जो है कि कोशिका के अंदर बना, किस लिए बना? तो इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। इस ग्लूकोज को ये 4 एटीपी मिलकर के इसको तोड़ता है, तो तोड़ने में 2 खर्चा हो जाता है। आप बताइए कि आप जानते होंगे कि जब दीवार बनता है, जब दीवार को जोड़ा जाता है तो उसमें जो होता है कि ईंट होता है, बालू होता है, सीमेंट होता है। जब दीवार को जोड़ रहे होते हैं तो लास्ट में क्या होता है ना कि सीमेंट बच जाता है। मसाला क्या होता है? लास्ट में आपका मसाला बच जाता है। तो आप बताइए कि लास्ट में कुछ मसाला बचा
और कुछ मसाला जो है कि इसमें क्या हो गया, दीवार को जोड़ने में खत्म हो गया। उसी टाइप से ये जो 4 एटीपी जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या करता है कि इसको तोड़ने में कुछ खत्म हो जाता है और कुछ बच जाता है। तो जब ग्लाइकोलाइसिस यानी टूटता है तो 2 एटीपी आपका खत्म हो जाता है। जब टूटता है तो 2 एटीपी खत्म हो जाता है और इससे आपका 2 पायरुविक एसिड बनता है। आप पायरुवेट एसिड भी कह सकते हैं। 2 पायरुविक, क्या है, पायरुविक एसिड, क्या है, 2 पायरुविक एसिड बनता है। आप बताइए 2 पायरुविक एसिड बन गया और देखिए कि इससे तो कुछ बना। आप बताइए कि जब आपने क्या किया कि इस मसाले के माध्यम से इस ईंट को जोड़े, तो जब हमने मसाला और ईंट को आपस में जोड़ते हैं तो यह एक दीवार बन गया कि नहीं बन गया, यह एक दीवार बन गया कि नहीं बन गया। तो उसी टाइप से यदि हम इसको हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं, ग्लाइकोलाइसिस करते हैं, तो यह एक नया टाइप बन जाता है जिसको हम कहते हैं पायरुविक एसिड, या इसी को आप पायरुवेट एसिड कह सकते हैं। तो देखिए कि इसमें ग्लाइकोलाइसिस में 2 तो एटीपी खत्म हो गया और 2 एटीपी तो ये बन गया, 2 क्या बन गया, पायरुविक एसिड, और इसी से आपका जो है ना कि 2 एटीपी गेन होता है। 2 एटीपी गेन, एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट गेन। गेन का मतलब लाभ, गेन का मतलब लाभ। तो देखिए ध्यान से देखेंगे कि 2 एटीपी का लाभ होता है। 2 एटीपी का क्या होता है, लाभ होता है। इसके बाद देखिए इसमें जो है कि अब आपका ये क्लियर हो चुका है कि अनऑक्सीशोषण में यानी कि एनाएरोबिक रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ग्लूकोज का तोड़ना, ग्लूकोज का क्या होता है, टूटना, यानी ग्लाइकोलाइसिस होता है। अब देखिए अब यहां पर आप टूटना नहीं बोलिएगा क्योंकि बायोलॉजी है, इसलिए इसमें अब हम टूटना नहीं बल्कि हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलाइसिस कहेंगे। तो 4 एटीपी इसको तोड़ने के लिए बनता है और 4 एटीपी से देखिए आप सबसे पहले बताइए कि ग्लूकोज ज्यादा मजबूत होता है या एटीपी। आप बताइए। तो ग्लूकोज ज्यादा मजबूत ना होता है क्योंकि जब हम 38 एटीपी मिलाते हैं, 38 एटीपी मिलाते हैं तो एक ग्लूकोज बनता है कि नहीं बनता है। तो आप बताइए इसको तोड़ने के लिए 4 एटीपी तोड़ा तो 2 ग्लूकोज इसमें क्या हो गया, खत्म हो गया और 2 एटीपी खत्म हो जाता है और 2 पायरुविक एसिड बनता है और 2 एटीपी का गेन होता है। क्या होता है, 2 एटीपी प्राप्त होता है। अब बताइए कि क्या ये 2 एटीपी से हम क्या करते हैं, ऊर्जा बना सकते हैं या हमारे शरीर को सारे को ऊर्जा दे देगा, नहीं देगा। क्यों, क्योंकि जब हम 38 एटीपी मिलाते हैं तो एक ग्लूकोज बनता है। कितना, एक ग्लूकोज बनता है। तो 38 एटीपी बनाएंगे ना। चलिए आगे समझते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए ये जो आपने देखा माइटोकांड्रिया, क्या है, माइटोकांड्रिया। अब हम देखते हैं इसमें तो आपने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस हुआ, इसमें क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, एटीपी इसको ग्लूकोज को तोड़ दिया। इसमें ये जो आप देख रहे हैं माइटोकांड्रिया, ये क्या आपने देखा, माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया में क्या होता है, क्रेब्स चक्र चलता है। देखिए इसका जो आप देख रहे हैं ना कि कोशिका द्रव्य अनऑक्सीशोषण, इसका दूसरा नाम एक और है, इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं ईएमपी पाथवे। मैं यहां पर लिख देता हूं ईएमपी पाथवे। ये 3 वैज्ञानिक है, मैं उसका नाम बताता हूं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे मैं बता देता हूं। देखिए इम्बेडेन, क्या है, इम्बेडेन। 3 वैज्ञानिक है, इम्बेडेन, मेर्सन और क्या है, पर्सन है। क्या है, पर्सन है। तो ये 3 वैज्ञानिक है ईएमपी। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि एनाएरोबिक इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम का दूसरा नाम आप क्या कह सकते हैं, तो ईएमपी पाथवे। क्या है, ईएमपी पाथवे आप कह सकते हैं। आई होप इसको समझे होंगे। चलिए आगे देखते हैं ऑक्सीशोषण, जिसको हम कहते हैं एरोबिक इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है, एरोबिक। इसमें ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन इसमें क्या ऑक्सीजन की जरूरत थी, नहीं थी। तो इसमें देखिए कि माइटोकांड्रिया, ये क्या है, माइटोकांड्रिया। इसमें क्या होता है कि क्रेब्स चक्र चलता है। ये जो आपने देखा कि ये आपने देखा कि 4 एटीपी से क्या बना, पायरुविक एसिड। देखिए ये जो पायरुविक एसिड होता है, सबसे पहले समझिए कि यह एक सेल है। क्या है, सेल है, और इस सेल के अंदर माइटोकांड्रिया है। क्या है, माइटोकांड्रिया है। और जो है कि आपका तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं क्या है, कोशिका द्रव्य है ही है। तो देखिए ये जो आपने देखा इसमें होता है पायरुविक एसिड। क्या है, पायरुविक एसिड। तो देखिए ये जो आपने देखा कि इसके अंदर पायरुविक एसिड, देखिए जब यहां पायरुविक एसिड कितना बना, 2, तो एक पायरुविक एसिड में 18 एटीपी होता है। एक पायरुविक एसिड में कितना एटीपी, 18 एटीपी का निर्माण होता है, यानी कि एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आप बताइए कि 2 पायरुविक एसिड तो इसमें 18 फिर एटीपी होगा, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 36 एटीपी हुआ ना। तो आप बताइए क्या ये 36 एटीपी हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा बना देगा, नहीं बनाएगा, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज यानी कि एनर्जी बनाने के लिए जो है 38 एटीपी की जरूरत है, जबकि कितना बना, 36 एटीपी। तो आप कहेंगे कि 2 एटीपी
एटीपी हम कहां से लाएंगे? तो देखिए यहां जो आपने देखा था कि 2 एटीपी गेन हुआ था, यही 2 एटीपी जो 2 एटीपी हमको लाभ होता है किससे? जब हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं, ग्लाइकोलाइसिस होता है, पायरुविक एसिड, उसके बाद जो 2 एटीपी हमारा बच जाता है, वही 2 एटीपी इसमें आके ऐड हो जाता है। वही 2 एटीपी यानी कि जो गेन होता है, तब हम करते हैं कि 38 एटीपी क्या बन गया? 38 एटीपी। और यही 38 एटीपी के माध्यम से हम क्या करते हैं कि इससे हमारा क्रेब्स चक्र चलता है, और जो क्या होता है, हमको एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है? एनर्जी। एक ग्लूकोज बनता है और हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? ऊर्जा पहुंच पाता है। आई होप आप समझे होंगे कि इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम की 2 कैटेगरी, अनऑक्सीशोषण और ऑक्सीशोषण। अनऑक्सीशोषण किसमें होता है? ये कोशिका द्रव में होता है, जबकि ऑक्सीशोषण किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज टूटता है, 4 एटीपी तोड़ता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, 2 एटीपी खत्म हो जाता है, और 2 में क्या बनता है? 2 पायरुविक एसिड का निर्माण होता है, और इसमें 2 एटीपी गेन होता है। इसमें देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि ऑक्सीशोषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें क्या होता है कि पायरुविक एसिड, एक पायरुविक एसिड के अंदर 18 एटीपी होता है, तो 2 पायरुविक एसिड के अंदर 36 एटीपी होगा। तो 36 एटीपी और 2 एटीपी जो हमारा गेन था पहले से, इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो 38 एटीपी, और इस 38 एटीपी मिल करके एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। क्या करता है? एक ग्लूकोज। और इसी ग्लूकोज से हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? एनर्जी बनता है। क्या होता है? एनर्जी बनता है। आई होप आप समझे होंगे। चलिए अब हम इसको मिटा करके अब हम बढ़ते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम किसको कहते हैं? उसके बाद टोटल लंग कैपेसिटी किसको कहा जाता है? आखिर हम सांस लेते हैं तो कितना लेते हैं, और सांस लेने की हमारे शरीर के अंदर कैपेसिटी कितना है, इसको समझते हैं। चलिए इसको मिटा दूं। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए अब ध्यान से देखेंगे। चलिए अब हम क्या देखेंगे? टाइडल वॉल्यूम किसको कहा जाता है और टोटल लंग कैपेसिटी किसको कहा जाता है, इसको समझते हैं। चलिए देखिए ध्यान से देखेंगे। टाइडल वॉल्यूम, टीडल भी कह सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम, शॉर्ट में टीवी। दूसरा है टोटल लंग्स कैपेसिटी, TLC। चलिए समझते हैं इसको। देखिए ये जो आपने देखा तो टाइडल वॉल्यूम, इसमें क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम में क्या होता है कि हम सांस एक बार में, यदि आपसे कोई पूछे कि आप एक बार में जो है ना कि कितना लीटर सांस लेते हैं, तो आप कहेंगे कि हम एक बार में 1.5 लीटर, कितना? 1.5 लीटर सांस लेते हैं। कितना? एक बार में कितना लीटर सांस लेते हैं? आधा लीटर। कितना? आधा लीटर। यानी आप समझेंगे कि आधा लीटर किसको कहा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आप बोतल देख रहे हैं, ये जो आप बोतल देख रहे हैं ना, ये बोतल, ये आपका समझ सकते हैं कि ये बोतल की इतना, इसमें जितना ऑक्सीजन है ना, यही इतना ही ऑक्सीजन आप ले सकते हैं एक बार में। एक बार में जो आप सांस लेते हैं, देखिए ऑक्सीजन लेने की क्षमता बहुत ज्यादा है। आप एक बार में 6 लीटर आप एक बार में, यानी कि आपके अंदर जो फेफड़ा के अंदर जो एल्वियोली है, इसको एक बार में अधिकतम ऑक्सीजन लेने की जो क्षमता है वो कितना है? 6 लीटर है। इसी को तो हम टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं। 6 लीटर क्या है? इसी को आप कह सकते हैं 6000 ml। आप देखिए ये आप देख सकते हैं, तो इसी को हम 500 ml ना कहेंगे, 500 ml। क्या है? 500 ml। तो ये जो आपने देखा, आप बताइए, सवाल होता है कि एक वयस्क आदमी, क्या होता है? एक वयस्क आदमी एक बार में कितना सांस ले सकता है। फिर सवाल आता है कि एक जो बच्चा होगा वो एक मिनट में कितना बार सांस लेता है। तो देखिए एक वयस्क आदमी जो होता है ना, वयस्क जो होता है वो एक बार में, वो 1 मिनट में 16 बार सांस लेता है। 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है? 16 बार सांस लेता है। आप बताइए कि 1 मिनट में 16 बार सांस लिया, और देखिए कि कितना ले रहा है? 500 ml ले रहा है। कितना ले रहा है? 500 ml। कितना? 500 ml। तो यही आपका आ जाता है 16 × 5 = 80, 8000। 8000 ml हुआ कि नहीं हुआ? देखिए 16 × 5 = 80, और 80 पर 2 0। तो देखिए एक वयस्क आदमी इतना सांस लेता है, लेकिन बच्चा आप देख सकते हैं, क्या है? बच्चा, देखिएगा कि बच्चा जो होता है,
बच्चा वो एक बार में कितना सांस लेता है, तो वो 25 से 26 बार। आप इसको जो है कि आप जो ये जो 16 देख रहे हैं ना, कहीं कहीं आपको देगा कि 14 से 18 बार सांस लेता है। कितना देगा कि 14 से 18 बार जो है ना कि सांस लेता है। और ये आप देखते हैं कि बच्चा जो होता है ना वो 25 से 26 बार 1 मिनट में सांस लेता है। कितना? 25 से 26 बार। लेकिन हम सांस जनरली कितना लेते हैं? आधा लीटर। कितना लेते हैं? यदि आपसे पूछेगा कि आप जो है ना कि 1 मिनट में कितना बार सांस लेते हैं, तो 16 बार। लेकिन आपसे पूछेगा कि आप 1 मिनट में 16 बार सांस लेते हैं, लेकिन आपको जो है कि सांस लेने की अधिकतम क्षमता कितनी है, तो 6 लीटर। कितना? 6 लीटर। यानी आप जो है ना कि 6000 ml सांस ले सकते हैं 1 मिनट में। कितना? 1 मिनट में आप ले सकते हैं। अगर आप चाहे तो एकदम खींचिएगा खूब कस करके तो आप ले सकते हैं। तो ये जो आपने देखा कि वयस्क जो है ना वो 16 बार सांस लेता है, और बच्चा कितना बार लेता है? 25 से 26 बार। 25 से 26 बार। आई होप आप समझे होंगे। अब समझते हैं टाइडल वॉल्यूम। देखिए टाइडल वॉल्यूम में क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम में कि वो होता है कि टाइडल वॉल्यूम किसको कहते हैं, यानी कि जितना हम सांस एक बार में लेते हैं। तो एक बार में जो हमने सांस लिया कितना? आधा लीटर। कितना लिया? आधा लीटर। आधा लीटर को आप 500 ml कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? जैसे आप निकालिए कि टोटल लंग कैपेसिटी TLC बराबर क्या होता है? टोटल लंग कैपेसिटी। और ये टाइडल वॉल्यूम, ये टीबी वो बीमारी वाला नहीं समझना है, ये टाइडल वॉल्यूम कि एक बार में जो है कि हम ½ लीटर सांस ले सकते हैं, यानी कि 500 ml। और ये होता है कि टोटल लंग कैपेसिटी, जिसको हम शॉर्ट में TLC कहते हैं। हम टोटल लंग कैपेसिटी यानी हमारे फेफड़ों को जो है कि टोटल यानी कि अधिकतम कैपेसिटी है वो 6 लीटर यानी कि 6000 ml सांस लेने की। तो देखिए एक फॉर्मूला आप यहां से निकाल सकते हैं कि टीबी बराबर होता है यानी कि टाइडल वॉल्यूम बराबर, आप लिख सकते हैं टीबी बराबर टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी का कितना हो जाएगा आप बताइए? टोटल लंग्स कैपेसिटी 6000 हुआ कि नहीं हुआ? लीटर में। 6000 किस में हुआ? ml में हुआ। और यहाँ टोटल लंग्स कैपेसिटी कितना है आप देख सकते हैं कितना है। अब बताइए कि ये जो आपने देखा था कि वयस्क में जो देखे थे 16 गुने 5 यानी कि 8000, क्या था? 8000 लीटर। इसी को कहेंगे तो 8000 ml, इसी को कहेंगे 8 लीटर। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो ये वयस्क तक का था। यहां जो आप देख रहे हैं कि टाइडल वॉल्यूम होता है टोटल लंग्स कैपेसिटी का कितना होता है? 8%। टोटल लंग्स कैपेसिटी का कितना होता है? 8%। आप कहेंगे कैसे? निकाल कर देख सकते हैं। देखिए 8 डिवाइडेड बाय परसेंटेज का मतलब बट्टा में 100, परसेंटेज का मतलब बट्टा में 100, तो बट्टा में 100 ले लीजिए। अब देखिए ये 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो। अब बताइए 8 6 48 यानी कि 480। कितना आया? 480। तो ये आपने फाइंड आउट कर लिया कि ये जो टीबी बराबर, ये जो फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि टीबी बराबर यानी कि टाइडल वॉल्यूम बराबर होता है टोटल लंग्स कैपेसिटी का 8%। कितना परसेंट? 8%। तो टोटल लंग्स कैपेसिटी 6000 ml, और यहां देख सकते हैं 8%। कितना परसेंट? 8%। तो 8/100 यानी परसेंटेज का मतलब बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 6 48 480 ml। कितना आया? 480 ml। तो आप बताइए कि टीबी यानी कि हम जो सांस लेते हैं एक बार में कितना? 480 ml। तो आप लगभग 500 ml नहीं मान सकते हैं। और 500 ml यानी कि ½ लीटर, 500 ml ½ लीटर। कभी कभी क्या होता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, जैसे कोई भी बीमारी हो जाता है तो उसको वेंटिलेटर पर रखा जाता है, आईसीयू में रखा जाता है। इसके बारे में समझेंगे कि आईसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटेंसिव केयर यूनिट। यानी कि इसमें मरीजों को जो होता है ना कि खास ध्यान दिया जाता है। इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, वेंटिलेटर होता है। जब मरीज बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन लेने में उसको प्रॉब्लम होता है तो उसको वेंटिलेटर पर रखा जाता है। किस पर रखा जाता है? वेंटिलेटर पर। तो आई होप आप समझे होंगे। ये आज जो है कि आपका क्लास जो है कि खत्म हो चुका है। किसका? रेस्पिरेटरी सिस्टम का। कल का जो क्लास होगा आपका ब्लड का होगा। किसका होगा? ब्लड का होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।